कि अब यमन की बारी है। यमन के हूती विद्रोहियों का खात्मा करने की ठान ली है नेटो फोर्सेस ने, क्योंकि रात भर अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से बमबारी की गई है। यमन पर पूरी रात बम बरसाए गए हैं। खबर क्या है? खबर यमन के हूती विद्रोहियों पर हमले की है। अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला किया। यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। यमन की राजधानी सना में जमकर बमबारी की गई। तस्वीर आप देखिए, हूती विद्रोहियों का हथियार भंडार तबाह कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। पूरी रात यमन में हूती के ठिकानों पर भीषण बमबारी हुई है। ये आप तस्वीर देख पा रहे, देखिए कैसे यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जमकर नेटो फोर्सेस ने बम बरसाए हैं। यानी कि यह साफ इंडिकेशन है कि अब जो बारी है वो यमन की है। यमन के हूती विद्रोहियों का खात्मा करना है। ये नेटो फोर्सेस की तरफ से बड़ा फैसला है। और एक और बड़ी खबर, यमन की राजधानी सना में अमेरिका और ब्रिटेन के हमले में बड़े नुकसान की खबर है। एयर स्ट्राइक में कई लोगों की मौत की खबर। 35 लाख की आबादी वाला शहर है सना। हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हुआ है हमला। ये देखिए आप कैसे रात भर सना के ऊपर नेटो फोर्सेस के फाइटर जेट मंडराते रहे और जमकर बमबारी की गई है ब्रिटेन और अमेरिकी फोर्सेस की तरफ से। और उसके बाद क्या हाल हुआ? चारों तरफ आग का मंजर। सना में जो हूती के ठिकाने हैं उन्हें तबाह किया गया। और यमन में हमले को लेकर अरब मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने अल हफा मिलिट्री कैंप पर हमला किया है। नोकमा और अट्टान में हूती के मिलिट्री कैंप है। तो ये देखिए एक और बड़ी खबर है जो कि अरब मीडिया के हवाले से आ रही है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अमेरिका ने अल हफा मिलिट्री कैंप पर हमला किया। नोकमा और अट्टान में हूती के मिलिट्री कैंप्स हैं जिन्हें तबाह किया गया। सतर या अल्लाह या रब। और हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी हमले की तस्वीर सामने आई है। हमले के लिए उड़ान भरते हुए अमेरिकी फाइटर जेट नजर आ रहे हैं। कहा नौसेना के जहाजों पर हमले का बदला लिया गया है। व्यापारिक जहाजों पर हमले के कारण हूती विद्रोहियों पर हमला किया गया। यह अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया है। तो सीरिया गृह युद्ध के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया है, लेकिन अब हूती बेंजामिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ा हो गया है। बीते 72 घंटे में दूसरी बार हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव पर हमला किया। हैरानी की बात है कि दोनों बार हूती विद्रोहियों की हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल को दहलाने में सफल रही। सवाल है कि क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम हूती विद्रोहियों की हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने फेल हो चुका है? इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये हूती का प्रतिशोध है जो आईडीएफ की एयर स्ट्राइक के 24 घंटे बाद इजराइल पर कहर बनकर टूटा। हूती ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए, जिसके बाद हूती की मिसाइल से तेल अवीव दहल उठा। البيت مهول بالسكان وهي الناس فوق على البلاكين بتزعق هين بضربوا بالكشافات। हूती ने इजराइल पर 21 अक्टूबर की सुबह 4 बजे मिसाइल दागी। हूती की बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव के जाफा पर गिरी। हमले में 14 लोगों के घायल होने की खबर है।
ये तेल अवीव पर हमले का वीडियो है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार मिसाइल सीधे शहर से जा टकराती है, जिसके बाद जोरदार धमाका होता है। दावा है कि हूती की मिसाइल एक पार्क में जाकर गिरी, लेकिन इसके धमाके से आसपास मौजूद इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। ישנתי ושמעתי את האזעקות וקמתי והלכתי לקחת חלוק מנעליים והכל כבר התפוצץ, כל החלונות עפו לתוך הדירה हैरानी की बात है कि हूती की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में इजरायली डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल रहा है, जिसके कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में देखिए, शहर सायरन की आवाज से गूंज रहा है। जमीन से 2 मिसाइलें आसमान की तरफ बढ़ती नजर आती हैं, जिन्हें हूती की मिसाइल को रोकने के लिए छोड़ा गया है। वीडियो में अचानक आसमान को चीरकर आगे बढ़ती हूती की मिसाइल नजर आती है। इस मिसाइल की रफ्तार बेहद तेज है। ये इजरायल की दोनों मिसाइलों को चीरते हुए सीधे जमीन से जा टकराती है। इजरायली डिफेंस सिस्टम फेल होने के कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जिसमें हूती की बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली मिसाइलों को आसमान में तबाह करके आगे बढ़ती नजर आ रही है। हूती के इस हमले के बाद अमेरिका और इजरायल के डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल इजरायल का डिफेंस सिस्टम 4 लेयर का है। पहली लेयर में अमेरिका का थर्ड डिफेंस सिस्टम तैनात है, जबकि दूसरी लेयर में आईडीएफ ने आयरन डोम की तैनाती की है। वहीं तीसरी लेयर में डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम की तैनाती है, जबकि चौथी लेयर में एरो सिस्टम इजरायल की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। लेकिन सुरक्षा का ये पूरा चक्रव्यूह हूती की मिसाइल से इजरायल की रक्षा नहीं कर सका। 16 दिसंबर को हूती ने इजरायल के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद बीते 72 घंटों में हूती 2 बार इजरायल पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर चुका है और दोनों बार हमले सफल रहे हैं। إن القوات المسلحة اليمنية تعلن منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة، وستكون هدفا أساسي في مرمى أسلحتنا، وأننا سنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية। हूती के सामने लाचार इजरायली डिफेंस सिस्टम की खबरों के बीच हूती की पॉलिटिकल विंग के नेताओं ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। हिजाम अल असाद ने अपने एक बयान में कहा, इजरायल के सभी डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं, जो ये दर्शाता है कि तेल अवीव अब सुरक्षित नहीं है। इजरायल ने इन पर अरबों डॉलर खर्च किए, जो अब किसी काम के नहीं है। सवाल है, हूती की वो कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसके सामने इजरायल के डिफेंस सिस्टम लाचार हो चुके हैं और हूती इजरायल की राजधानी को बारूद से बर्बाद कर रहा है। दरअसल हूती जिस मिसाइल से इजरायल को दहला रहा है उसका नाम है फिलिस्तीन 2 मिसाइल। फिलिस्तीन 2 मिसाइल की रेंज 2150 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे होने का दावा है। हूती का दावा है कि फिलिस्तीन 2 उसकी स्वदेशी मिसाइल है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो हूती इन हमलों को अंजाम देने के लिए फिलिस्तीन 2 नहीं बल्कि ईरान की फतेह 2 मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। अब चाहे जो हो, लेकिन यह सच है कि हूती के पास इजरायल को दहलाने की क्षमता है। वो 2000 किलोमीटर दूर से इजरायली शहरों में तबाही ला सकता है। क्योंकि हूती इजरायल के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान कर चुका है, ऐसे में यह खबर नेतन्याहू के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो रूस पर 9/11 जैसे हमले हुए हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी और नेटो के संयुक्त ऑपरेशन में पहले रूस के डिफेंस सिस्टम निष्क्रिय करने के लिए अटैक किया गया और उसके बाद रूस के कजान शहर पर ड्रोन हमला शुरू कर दिया गया। अभी तक युद्ध में रूस की इस औद्योगिक राजधानी पर हमला नहीं किया गया था। ड्रोन हमलों से कजान की कई अहम इमारतों में आग लग गई है। 9/11 जैसे इस हमले पर क्रेमलिन ने तातरस्तान प्रांत के प्रमुख से रिपोर्ट भी मांगी है और इसके साथ ही रूस ने इसका बदला लेने के लिए नेटो के खिलाफ प्लानिंग शुरू कर दी है। देखिए कैसे यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और रूस कैसे पलटवार कर सकता है। रिपोर्ट। Drones have attacked a high-rise building in Kazan. Following the attack, residents have been evacuated and rescue operations are underway. रूस का कजान शहर, जिसकी खूबसूरती सैलानियों को आमंत्रित करती है। एक ऐसा शहर जो रूसी उद्योग की दूसरी राजधानी कहा जाता है। करीब 3 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध से रूस का यह शहर अब तक प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन 21 दिसंबर की सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच इस शहर में ड्रोन इंजन्स की गूंज सुनाई देने लगी। ...300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार पर उड़ते हुए इन ड्रोन्स की आवाज सुनकर लोगों ने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। देखते ही देखते ये ड्रोन कजान की हाई राइज इमारतों से टकराने लगे। कजान की शीशे वाली चमचमाती इमारत से यूक्रेन का ड्रोन टकराया और जोरदार धमाका होते ही आग लग गई। इसी तरह एक दूसरा ड्रोन भी कजान की इमारत के ऊपरी हिस्से पर टकराया। कजान पर हुए इस ड्रोन हमले की तुलना अमेरिका पर 9/11 हमले से की जा रही है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स से इसी तरह विमान टकराए थे और कुछ इसी अंदाज में कजान के स्काई स्क्रैपर पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए हैं। दोनों तस्वीरों को देखकर लगता है कि यूक्रेन ने 21 दिसंबर को 9/11 जैसे हमले किए हैं। यूक्रेन ने कजान की एक इमारत पर बैक टू बैक 2 ड्रोन हमले किए। कजान के स्काई स्क्रैपर पर ये दूसरे ड्रोन हमले की तस्वीरें हैं, लेकिन इससे पहले ठीक इसी जगह पहला ड्रोन हमला हो चुका है और ये उसी हमले का निशान है। इसके कुछ ही पलों बाद यूक्रेन का दूसरा ड्रोन भी ठीक उसी जगह टकराया। कजान पर पहली बार यूक्रेन के हमले हुए हैं। कजान पर कुल 8 ड्रोन हमले किए गए। इनमें से 7 ड्रोन कजान के अलग अलग इलाकों में हमला करने में कामयाब रहे हैं। यूक्रेन के एक ड्रोन को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। कजान के कामालीव एवेन्यू, क्लारा जेटकिन स्ट्रीट, यूकोजित्स्काया, तत्काश, क्रास्नाया पोजित्सिया पर ड्रोन के हमले कामयाब रहे। रिहायशी इमारतों में हुए जान माल के नुकसान की जानकारी जारी नहीं की गई है। तो यूक्रेन रूस की जंग को विस्तार देने का ऐलान हो चुका है।
और इस ऐलान के साथ ही यूरोप पर बारूदी संकट मंडराने लगा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि भविष्य में संकट को खड़ा करने में यूक्रेन का प्रत्यक्ष हाथ माना जाएगा। वो यूक्रेन जिसे पश्चिमी देशों ने युद्ध में मदद की, वही उनके विनाश का कारण बनने जा रहा है, जिसकी शुरुआत पोलैंड से होने की आशंका है। अब सवाल है कि क्या युद्ध की जद में आए यूरोप का दोष सिर्फ सहयोग देना है, या फिर रूस जिस मुफीद मौके की तलाश में था वो मिल गया है? जवाब इस रिपोर्ट में। क्रेमलिन के टारगेट पर अब वो देश हैं जिनकी जमीनी सीमा रूस के खिलाफ बारूदी सप्लाई का मुख्य केंद्र है, और इसमें पहला टारगेट है पोलैंड। जिसके बाद दायरा यूरोप तक फैलेगा। इस मंडरा रहे खतरे की पुष्टि करती है ये तस्वीर, जो बता रही है कि नेटो रूस के बढ़ते संकट को लेकर कितना गंभीर है। मिशन जंग का विस्तार, रूस जंग के लिए तैयार। आखिर यूक्रेन की जंग को विस्तार देकर पुतिन दुनिया पर बारूदी धमाकों का संकट क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्यों यूक्रेन पर कब्जे के साथ क्रेमलिन यूरोपीय संघ के प्रमुख सेंटर्स को टारगेट बनाना चाहता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले पुतिन के डर के बवंडर की तस्वीर कैसी नजर आ रही है, पहले उसे देख लीजिए। पोलैंड की यूक्रेन से लगी सीमा पर इस समय NASAMS एयर डिफेंस तैनात करके उन्हें एक्टिवेट कर दिया गया है, और ये डिफेंस सिस्टम जिस जगह पर तैनात किए गए हैं वो जगह है पोलैंड का रेसोव शहर, जिसकी यूक्रेनी सीमा से दूरी 40 मील है। इसके अलावा पहली पंक्ति में नेटो सैनिकों की तैनाती की गई है ताकि जमीनी सीमा को दुश्मनों के लिए सील किया जा सके। लेकिन प्रश्न यह है कि पोलैंड के लिए रेसोव शहर को केंद्र बनाकर सुरक्षा घेरा बनाने का मकसद क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है जंग में मिल रहा यूक्रेन को रिचार्ज। दरअसल रेसोव शहर यूक्रेन को मिलने वाले बारूदी रिचार्ज का केंद्र है। यूक्रेन तक पहुंचने वाले लॉजिस्टिक्स का सेंटर पोलैंड का रेसोव ही है, यानी पश्चिमी देशों से यूक्रेन पहुंचने वाली सहायता का मुख्य मार्ग रेसोव है। इसलिए रेसोव को बचाना नेटो और यूरोपियन देशों की प्राथमिकता बन गई है। लेकिन सवाल डर के जन्म लेने का भी है। रूस के इरादों को लेकर इतना डर क्यों? इस प्रश्न का उत्तर देती है रूसी राज्य परिषद की बैठक। स्टेट ड्यूमा के अपने सहकर्मियों से पुतिन ने कहा कि हमारे खिलाफ एक दुनिया ने युद्ध छेड़ा है, इसलिए रूस और हमारी समर्थक दुनिया भी युद्ध में है। यानी प्रेसिडेंट पुतिन ने पश्चिम के खिलाफ जंग की खुली घोषणा कर दी है, और इसी घोषणा के बाद सबसे ज्यादा सतर्क है पोलैंड, जो यूक्रेन में लॉजिस्टिक सप्लाई का मुख्य केंद्र है। और पुतिन जिस रफ्तार से यूक्रेन के खिलाफ जंग में क्षेत्रवार जीत हासिल कर रहे हैं, वो यूरोप के लिए निकट युद्ध का संकट बन रही है। जिसमें ज़ेलेंस्की का एक फैसला भी यूरोपियन देशों के लिए काल बन गया है। यह फैसला है गज़प्रोम से गैस परागमन समझौते का अंत। दरअसल अब भी यूरोपीय देश रूस के गैस भंडार पर ही निर्भर हैं, और ये गैस रूस के स्वामित्व वाला गज़प्रोम कॉरपोरेशन यूरोप तक पहुंचाता है, जिसकी गैस पाइपलाइन यूक्रेन की जमीन से होकर गुजरती है।
इसके लिए यूक्रेन सरकार का गज़प्रोम से समझौता हुआ है और गैस परागमन का समझौता 30 दिसंबर 2024 को खत्म हो रहा है, जिसे रिन्यू न करने का विचार मरियंस्की पैलेस ने किया है। यानी यूक्रेन की जमीन के नीचे बिछी रूस की गैस पाइपलाइन से यूरोप तक गैस नहीं पहुंचेगी, वो भी उस समय जब यूरोप को सबसे ज्यादा गैस की जरूरत होती है, यानी सर्दी के दिन। यानी यूक्रेन अपनी दुश्मनी के लिए उन लोगों का नुकसान करने जा रहा है जो युद्ध में सहायक है। और यह घोषणा खुद यूक्रेन के प्रधानमंत्री देनिस शभ्याल ने की है। शभ्याल के मुताबिक गैस परागमन समझौता 1 जनवरी 2025 को समाप्त होगा। इस समझौते के तहत हम सुबह 7 बजे सप्लाई रोक देंगे। अगर ये रूस की गैस न होती तो सप्लाई संभव होती। यानी सबसे सस्ती गैस वाली पाइपलाइन को यूरोप खो देगा, जिसके बाद यूरोप पर सर्दी का सितम कहर बनकर टूटेगा। यूरोप पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा, जिसमें रूस को सिर्फ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन यूक्रेन के मददगार यूरोप की बिगड़ती हालत का फायदा भी रूस को मिलेगा, जहां सीधे हमले हो सकते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा संकट में होंगे वो देश जो यूक्रेन के बारूदी साझीदार बने हैं। इनमें पहला टारगेट होगा पोलैंड। इनके अलावा जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, रोमानिया, बेल्जियम, स्वीडन और हंगरी पर एक साथ घातक प्रहार हो सकता है। हालांकि यूरोप पर मंडरा रहे संकट और रूस के इरादों को भांपते हुए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स जल्द ही मॉस्को का दौरा कर सकते हैं। इसके अलावा गैस कट से ठप पड़े यूरोपियन देशों पर दूसरा संकट ट्रंप खड़ा करने जा रहे हैं, जो रूस के लिए हमले का मुफीद मौका बन गया है। खबर यह है कि ट्रंप ने नेटो के सदस्यों के लिए नई शर्त रख दी है। उन्होंने देश की जीडीपी का 5% नेटो पर खर्च करने को कहा है। अब तक सदस्य देश रक्षा के लिए जीडीपी का 2% ही खर्च करते हैं। लेकिन ट्रंप की शर्त अगर नेटो के सदस्य नहीं मानते हैं तो मुमकिन है कि अमेरिका नेटो से खुद को अलग कर ले। वहीं ट्रंप की शर्त माने जाने की संभावना इसलिए कम है क्योंकि ज्यादातर सदस्य रक्षा खर्च घटाने के लिए ही नेटो के सदस्य हैं। और अगर अमेरिका नेटो से बाहर जाता है तो फिर गैस संकट से जूझते हुए वो रूस के बारूदी चक्रव्यूह में खुद का अस्तित्व खो देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।